हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम खुश फ्रॉम MMC दिल्ली। मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको वो सारी बुक्स बताऊंगा जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल करी बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम था, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है हमारा सबके लिए, क्योंकि MBBS जो बच्चा कर रहा है उसके लिए बायोलॉजी का फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है तो क्या है। MBBS करिए इसलिए नहीं क्योंकि बायोलॉजी अच्छे से पढ़ सकें और डेप्थ में पढ़ सकें, बहुत ज्यादा डेप्थ में। दिक्कत सबसे बड़ी ये है बायोलॉजी के अंदर कि NCERT इनफ है या नहीं है, ये कंप्लीट समझ में नहीं आता पहले हमें। दूसरी बात, अगर हम कोई बुक बोलता है बड़ी बड़ी पढ़ने के लिए तो हम उसे बुक पढ़ लेते हैं, रिवाइज नहीं कर पाते, या फिर पढ़ने के बाद हम समझ नहीं पाते, या फिर हमारे पास तीसरी दिक्कत ये होती है कि हम 12th में जैसे आते हैं तो 12th में आने के बाद हमारे पास ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने 11th बेकार चली गई हमारी, 12th अब कैसे करें, 12th 2 महीने निकल चुके हैं, अब कैसे करें। तो जो एक्चुअली मेरे साथ भी यही सीन था कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया था 11th 12th के अंदर। 11th के अंदर पूरी खराब चली गई, 12th के अंदर मैंने थोड़ा बहुत महीने निकाले, उसको कुछ हुआ नहीं, तो 12th में 2 महीने बेकार हो गए मेरे। उसके बाद मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक लगाई, इससे मैंने पढ़ना शुरू किया और इससे इम्पैक्टफुल रहा और मैं आज क्रैक कर चुका हूँ नीट। मेरे 340 प्लस मार्क्स थे एक्चुअली बायोलॉजी के अंदर, और यही मैं आपको बताऊंगा कैसे आप गेन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। पहली बुक हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट बैठती है वो है NCERT। ये हमारी बुक मेन सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बिकॉज दिस इज द बुक जिससे 90% करीब पेपर आ सकता है। 90% पेपर करीब आता है, मतलब 80 से 81 क्वेश्चंस इसी बुक से आते हैं लगे लगाए। बट ये कि हम ढंग से NCERT को पढ़ते रहिए। NCERT को पढ़ने का तरीका ये है कि मेन आप पहले NCERT की पूरी थियोरेटिकल पार्ट पढ़ो, उसके साथ उसके डायग्राम्स को याद करो और ढंग से पढ़ लो। कि डायग्राम एनालिटिकली भी क्वेश्चन आते हैं कि ये डायग्राम किसका है। सेकंड चैप्टर आता है ना प्लांट किंगडम का, उसके अंदर बेसिकली आप देखोगे तो आपको एल्गी के अंदर कैसे डायग्राम्स बने हुए हैं, लेमिनेरिया का, फ्यूकस का, डिक्टायोटा का, तो हमें याद नहीं होते वो। और दिक्कत यही है हमारे साथ कि हम उन्हें भूल जाते हैं। पेपर में वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ये डायग्राम किसका दे रखा है और चारों ऑप्शन देगा वो। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि NCERT में डायग्राम्स को पढ़ने हैं, थ्योरेटिकल पढ़ना है, इवन समरी भी पढ़नी है। कई चैप्टर्स में समरी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दी जाती है। जैसे अगर आप देखो तो आपको याद होगा चैप्टर नंबर न्यूरल कोऑर्डिनेशन के अंदर आप देखो तो सेरेबेलम की प्रॉपर्टी दे रखी है समरी के अंदर, लेकिन पीछे वैसा नहीं दे रखा है कुछ भी। मुझे थ्योरी अभी तक याद है कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है समरी भी। NCERT अगर अपने 4 to 5 टाइम्स पढ़नी पड़ेगी पेपर से पहले, 4 to 5 टाइम्स कंप्लीट NCERT के 38 चैप्टर्स, 12th के 16 और 11th के 22 चैप्टर्स कंप्लीट आपको पढ़ने पड़ेंगे। और ये आपकी NCERT अगर आपने इस तरह पढ़ ली तो 80 से 81 क्वेश्चंस आराम से लग जाएंगे, जैसे मेरे लग गए हैं। क्योंकि बायोलॉजी में दिमाग लगाना खेल नहीं है, सिर्फ आपको लर्निंग बेस्ड सब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा ये थोड़े पार्ट में आपको समझना पड़ता है कॉन्सेप्ट्स को, जैसे कोई काउंटर करंट मैकेनिज्म हो गया समथिंग, तो आपको वो समझने पड़ते हैं, वरना इतना कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। बात ये है कि जो हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पर 2 बात हमारे पास इंपॉर्टेंट रहती है। हम क्या समझते हैं, पहले हम सोचते हैं बाहर से पढ़ लें, NCERT समझ में नहीं आ रही है तो 10 से 10% पार्ट के पीछे हम भागते हैं। पहले हम सोचते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मैंने अपने फ्रेंड्स को बहुत देखा है कि नीट की प्रिपरेशन के दौरान वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा की तरफ भाग रहे हैं। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा की तरफ भाग रहे हैं, एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, एक्स्ट्रा टॉपिक है, तुमको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़े जा रहे हैं। पहले ये नहीं कि आपने NCERT पढ़ ली उसे अच्छे से रिवाइज कर लिया जाए एक बार, सिर्फ एक्स्ट्रा 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 पढ़े जा रहे हैं। हम 10% कवर कर रहे हैं रेदर देन 90%। ये कुछ इस तरह से होगा बेसिकली कि जैसे कोई एक बंदा डॉक्टर के पास जाता है, उससे पूछता है भाई मेरे ना उंगली में दर्द हो रहा है, मेरे मतलब मैं जहां पे अपनी मतलब टच कर रहा हूँ ना, मुझे हर जगह दर्द हो रहा है, मतलब पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है मेरे जहां में टच कर रहा हूँ। डॉक्टर उसी बॉडी का कहता है एक्सरे करना पड़ेगा। अब बंदा एक्सरे कराता है, बाद में पता लगता है कि उसकी उंगली टूटी हुई है। वही खेल होगा ना कि भाई 10% के पीछे नहीं, वो भाग रहा है 10% के पीछे, उसे ये नहीं पता कि मेरी उंगली टूट गई है। तो वही मेन बात है कि आपको NCERT को पहले फॉलो करना है, देन आपको कोई और बुक को फोकस करके चलना है। NCERT को समझ लो, 2-3 बार रिवाइज, 1-2 पेपर पढ़ लो, उसको एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद कोई बाहर की बुक ले लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है, जो हमें हर कोई बताता है एज अ टीचर, वो प्ले सेफ करना चाहता है। सिंपल बताऊं, प्ले सेफ करते ज्यादा टीचर्स, वो सोचते हैं कि कोई ऐसी बुक बता दो उसमें सब कुछ हो। आई फील कि सब कुछ हो, ताकि उसमें अगर उसे कर लिया तो उसके बाद वो कोई ऑब्जेक्शन उठाएगी आपने उसे बताया नहीं था मुझे। देखो मेन बात दिक्कत क्या है, वो हमें जल्दी से बुक बताते हैं 2 मैन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। लेकिन जो बच्चे ज्यादातर आपको पता है 99% बच्चे ऐसे हैं जिनकी 11 चली जाती है खराब, 11 जाती है खराब। अब वो 12th में आता है पर्सन, अगर वो 11th में है तो उसे ट्रू मैन लेनी चाहिए, लेकिन वो बुक थोड़ा सा ज्यादा बड़ी है। आई थिंक 11th में नहीं हो पाएगी, मैंने भी ली थी, मेरे से भी नहीं हो पाई। इट्स बहुत ज्यादा लार्ज है बुक। दूसरी 12th में जब हम जाते हैं, कुछ महीने 2 शुरू में निकल जाते हैं एडजस्ट करने में, उसके जब हम पढ़ने बैठते हैं लगातार, समझ में आता है कि अब टाइम ही नहीं है ट्रूमैन करने का। बुक देखो इतनी मोटी बुक है क्योंकि ट्रूमैन में इतना ज्यादा एक्स्ट्रा है ना कि तुम कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा पढ़ा देगा, जितना आप बिजली आगे आके पढ़ने वाले हो MBBS के अंदर उतना पढ़ा देगा आपको एक्स्ट्रा, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है उसके अंदर। तो आपको उतना ही पढ़ो जितना आपको सफिशिएंट है। अगर आपका टाइम नहीं है, 6-7 महीने है, 8 महीने है, तो बुक को फॉलो मत करो।
क्योंकि टाइम प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि नहीं हो पाती। मेन बात बायोलॉजी के अंदर आप अगर ट्रूमेंट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि नहीं हो पाती जनरली। सो मैंने क्या किया, देखो मेरे पास टाइम बहुत कम था तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया भाई, कि मैंने यूट्यूब से देखा कि यूट्यूब पे चैप्टर अवेलेबल होते हैं। मैंने चैप्टर को जैसे नाम डाला, उसकी मल्टीपल वीडियोस आ गई। ये मत करो कि सारी बुक आप 4 चैप्टर करने बैठता हूं, मैं आपको रिलेटेड चैप्टर बता देता हूं कि वो कौन से चैप्टर से बाहर से करने हैं, बाकी सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही याद करनी है। अब वो 19, 20, 18 से क्वेश्चन बहुत लिमिटेड कर दिए हैं, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही कर दिए हैं। और बिलीव मी कि मैंने ये फील किया है कि अब 1920 से तो 90 क्या कर रहा है, कंप्लीट एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा है प्लांट्स के लिए, तो क्योंकि आगे प्लांट्स काम ही नहीं आने वाले। एमपीबीएस के अंदर प्लांट्स काम नहीं आएंगे इतने। अगर प्लांट्स काम नहीं आएंगे तो प्लांट्स को पढ़ाने का एक्स्ट्रा फायदा क्या है। तो जितने भी प्लांट रिलेटेड चैप्टर, चाहे वो प्लांट फिजियोलॉजी हो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड चलो, प्लांट किंगडम हो या फिर जितने भी एनिमल किंगडम चैप्टर है शुरू का यूनिट 11 के अंदर, वो भी पूरी 11 एनसीईआरटी से करो। सिविक चैप्टर आप बाहर से कर सकते हो, सेकंड यूनिट से एनिमल टिश्यू। दूसरा आप ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ा बाहर से कर सकते हो, ज्यादा बाहर की जरूरत नहीं है उसके अंदर, लेकिन हाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ी बाहर से पढ़ के चलो, जैसे मैंने ही पढ़ी है। प्लस बेसिकली आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ सकते हो बाहर से 12th के अंदर। प्लस जेनेटिक्स वाला चैप्टर जो है 5th चैप्टर, 6 चैप्टर केमिकल इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, इवोल्यूशन। इन जो चैप्टर्स हैं लाइक आई थिंक 10-11 चैप्टर्स, इन चैप्टर को आप बाहर से पढ़ो, बाकी सारे चैप्टर को बाहर से मत पढ़ो। सिर्फ 11th के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन टिश्यू, बाकी सब एनसीईआरटी से। 12th के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, केमिकल इनहेरिटेंस वाला चैप्टर 6 चैप्टर जो है केमिकल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और दूसरा बेसिकली आपका जेनेटिक्स। ये सबको बाहर से करना है, इसके अलावा कोई चैप्टर को बाहर से करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आई फील कोई फायदा नहीं होगा, पढ़ लो कोई फायदा नहीं होगा। आपको दिख सकता है बाहर चैप्टर में क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन रीजन डेट से बहुत आसान कर दिया गया है, ऐसा नहीं हो रहा है, बिलीव मी। सो ये सब तो आपको कंसेप्ट कर सकते हो, उससे आप कंडीशन एकदम आराम से क्लियर कर जाओगे। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है उससे पहले इन चैप्टर्स की, चाहे कोई भी चैप्टर हो। फिर आपको जो मैं चैप्टर्स बताए सिर्फ उन चैप्टर से बाहर से पढ़ना है, लेकिन वो भी कौन सी बुक से। टूमेंट पढ़ रहे हो तो टूमेंट पढ़ लो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बायोलॉजी के लिए यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, और ये एक बेटर ऑप्शन क्रिएट करता है। देखो अब मेन इसके बाद एक दिक्कत है, वो ये है कि एनसीईआरटी के अंदर कोई प्रैक्टिस कंडीशन नहीं दे रखी है, तो आपके यहाँ प्रैक्टिस के लिए मेरे हिसाब से मल्टीपल बुक्स ऐसे आती हैं वैसे तो, लेकिन आप एमटीजे फिंगर टिप फॉलो कर सकते हो, ये रहती है इंपॉर्टेंट। एमटीजे फिंगर टिप तो 11 से ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। आप साथ साथ क्वेश्चंस करते हो, प्रैक्टिस करते हो, लेकिन इतना रेस्पेक्ट नहीं रहता। अगर आप रिवीजन अच्छे से कर रहे हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि बायोलॉजी में कुछ प्रैक्टिस का खेल नहीं है। एमसीक्यूज आराम से हो जाते हैं प्रैक्टिस करते करते, टेस्ट पेपर्स देते रहोगे होते जाएंगे। तो एमटीजे फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में क्या है कि आपको अगर बुक आप करते हो उसे, ठीक है, तो उसमें आप क्वेश्चन जब करोगे तो आपको कोई क्वेश्चन बाहर से बहुत मिलते हैं, उसमें तो क्वेश्चंस बाहर से बहुत मिलेंगे। आप उसे करोगे तो पीछे देखोगे एक्सप्लेनेशन दे रखी है कंप्लीट। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसके पीछे अगर जब जाओगे आंसर की के अंदर, तो वहां पे देखोगे आपको कंप्लीट आंसर वैसे भी दे रखे हैं, प्लस एबीसी करके, प्लस के साथ आपको नीचे थ्योरेटिकल पार्ट में पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ विद एक्स्ट्रा समथिंग, समथिंग एक्स्ट्रा के साथ चारों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेगा, वो चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करेगा, और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और अब मैंने भी इसे पढ़ा है, बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, बुक हमारे पास 32 ईयर्स की, लास्ट जो रिसेंट ईयर 32-33 ईयर्स की जो बुक्स आती हैं उन्हें फॉलो कर सकते हो। 2 पब्लिकेशन सबसे बेस्ट रहती हैं, अरिहंत की और एमटीजी की। अब ये बुक दोनों फॉलो इसलिए कर सकते हो क्योंकि इन दोनों के अंदर वही बेस्ट तरीका कि आपको क्वेश्चन तो करवाएगा। हाँ, रिसेंट आपको क्वेश्चन बाहर से पीछे देखने को मिल सकते हैं पिछले ईयर्स के अंदर, 2-3 साल पहले के, लेकिन अब एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं रिसेंटली, और फॉलो ज्यादा बाहर के मत करो। आपको लग सकता है कि भाई कैसा रहेगा, वो छोड़ो फिलहाल, बस ये मन में सोचो कि आपके लिए पेपर आसान रहेगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन 90% आएगा, और आप एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा है तो बहुत साइंस एनसीईआरटी से ही आएगा। फॉलो करो। उसके पीछे आप देखोगे तो एमटीजे अरिहंत में एमटीजी के अंदर पीछे वेल एक्सप्लेन पार्ट होता है, वो बेटर बेस्ट बहुत ज्यादा बेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं वो है मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट में इंपॉर्टेंस क्या है, देखो कि जो मॉक टेस्ट है उसे आपको इस तरह से फॉलो नहीं करना है कि वैसे आपने अभी कुछ चैप्टर्स कर लिए मॉक टेस्ट करना शुरू कर दिया, नहीं, आपको कंप्लीट कोर्स करना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का। वो तीनों कंप्लीट कोर्स करने के बाद, कंप्लीट रिवीजन करने के बाद, कंप्लीट एमटीजे फिंगर टिप 30 ईयर्स की फॉलो करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, जब आपका माइंड पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट को घेर चुका है, और आपको मॉक टेस्ट फॉलो करने है, और फिर स्पीड को रिकवरी करनी है, अपनी स्पीड ऑफ मॉक टेस्ट। पहले शुरू में आपको मॉक टेस्ट से आपको इनिशियली करते चले आने हैं, उससे आपको स्पीड रिकवरी करनी है मॉक टेस्ट के अंदर। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपका पूरा एंटायर कोर्स रिवाइज हो जाता है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है कंप्लीट कि आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। तो ये वीडियो में सिर्फ इतना ही खत्म होता है। अगर आपको इसके अलावा आपके पास कोई और बुक्स अवेलेबल हैं बायोलॉजी रिलेटेड, तो आप मुझे इसके अलावा कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके आपको बता दूंगा कि आपको इसके साथ कौन सी बुक्स आप यूज कर सकते हो, ताकि आप उस लेवल तक पहुंच सको जिस लेवल तक आप पहुंचना चाहते हो नीट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू राइट योर ओन सक्सेस स्टोरी।